हेलो स्टूडेंट्स, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी तक मैंने जो कोर्स बताया है उसमें कंप्यूटर साइंस का तो NSQF के अकॉर्डिंग सिलेबस है उनका, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप और कुछ दूसरी ब्रांचेज ऐसी हैं जिनमें उनका जो सिलेबस है पुराने हिसाब से है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आर्किटेक्चर में हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कंप्यूटर में हैं। लगभग 20% का डिफरेंस है, बाकी 80% कॉमन है। तो उसमें जो हमने बताया था कि फिजिक्स 2 का जो पैटर्न होगा, उस पैटर्न में हमने पहले भी बताया है कि फिजिक्स 2 के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 12 पार्ट होंगे। टोटल जो पार्ट्स होंगे वो होंगे 12, और उसमें से आयनी 10 करने होंगे आपको, और हर एक का ईच 1 मार्क का होगा। ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है। पहले तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप समझोगे कि 12 पार्ट होंगे, हल्के पार्ट होंगे, टिपिकल नहीं होंगे, अभी हम पैटर्न भी बताएंगे उनका, और उसमें से एनी 10 यू हैव टू अटेम्प्ट, और उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन पूरा 10 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुल पार्ट होंगे तुम्हारे 6, और 6 पार्ट में तुम्हें एनी 5 करने पड़ेंगे, एनी 5, और हर एक का 2 नंबर होंगे। एनी 5 करने पड़ेंगे आपको, और हर एक 2 नंबर का होगा। हर एक कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो ये चीज़ आपको, तो इस तरीके से पहला भी 10 मार्क्स का है और दूसरा भी 10 मार्क्स का है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन, पहले से कंपैरिजन में ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जब आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए होंगे, ABC, और उसमें से तुम्हें एनी 2 करने पड़ेंगे, एनी 2, और हर एक 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जब आएगा तो उसमें भी 3 पार्ट्स होंगे, उसमें एनी 2 करने पड़ेंगे, और ये भी 5 मार्क्स का होगा। और इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, उसमें भी 3 पार्ट्स होंगे, और उसमें हमें एनी 2 करने पड़ेंगे, और वो भी 5 मार्क्स का ही होगा। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इसलिए टोटल आपका जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50 के। क्लियर? इसमें कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसा पेपर होगा, क्या होगा। अब क्वेश्चन आता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आर्किटेक्चर में है, कंप्यूटर में नहीं है, और जो कंप्यूटर में है वो आर्किटेक्चर में नहीं है। तो कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक हैं ये हम आपको बताए दे रहे हैं। कंप्यूटर साइंस वालों में कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आर्किटेक्चर में नहीं है। पहली चीज तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्यूटर साइंस में है, और ये आर्किटेक्चर नहीं, आर्किटेक्चर वाले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज जो वेव्स एंड साउंड, और साउंड की करेक्टरिस्टिक्स, सेबाइन फार्मूला, वेबर फिश्नर फार्मूला, डेसिबेल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, ये आपके कंप्यूटर साइंस में है, जबकि आर्किटेक्चर वाले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब आती है बात आर्किटेक्चर में एक्स्ट्रा कितना है। ये एक्स्ट्रा चीज की हम बात बता रहे हैं जो इनको पढ़ना है। आर्किटेक्चर में एक्स्ट्रा क्या है? तो आर्किटेक्चर में एक्स्ट्रा जो है वो पहली चीज है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा है, विंड मिल है, वायु ऊर्जा है, फोटोवोल्टाइक सेल है, ये सब चीजें हैं। और दूसरी चीज है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कंप्यूटर में नहीं है, आर्किटेक्चर में है। ठीक है, तो इतनी चीजें एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेटेस्ट हैं और कंप्यूटर साइंस में हैं लेकिन इसमें नहीं है, जैसे लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की पावर है,
ये सब कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन आर्किटेक्चर में वो चीज़ें नहीं है। आर्किटेक्चर का सिलेबस थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और उसका पैटर्न क्या होगा। हमारे पास एक सीट है जो लास्ट कई साल में जो पेपर्स आए हैं उनके पैटर्न पे बेस्ड है, तो वही हम आपको बताना चाहते हैं। ये तो कॉमन सीट बनी है, इसमें चूंकि कॉलेज का इंस्टीट्यूशन का टेस्ट होता है उसमें एक ही पेपर बनाया गया था, तो इसलिए उसमें हमने कंप्यूटर साइंस और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के लिए सीट बनाई थी। जैसे लिखा है कोई 10 पार्ट सॉल्व करो, हैं इसमें 12 लेकिन आपको करने हैं 10। जैसे 27 को बाइनरी संख्या में लिखो, तो वास्तव में ये क्वेश्चन आर्किटेक्चर का है। बाइनरी संख्या आर्किटेक्चर की है, कंप्यूटर साइंस की नहीं है। तो 27 को बाइनरी संख्या में लिखो तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कि 27 के लिए अगर हम जाएं तो 27 को हम बाइनरी नंबर में लिखने के लिए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, इसको 2 से हमने ऐसे कर दिया, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से ऐसे कर दिया, फिर रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से ऐसे कर दिया, अब रिमाइंडर 0 बचा, फिर 2 1 बचा, फिर 2 0 1 बचा। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो 27 को लिख सकते हैं 1 1 0 1 1। तो इस तरीके से 27 को हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिख रहा है, ब्रूस्टर का नियम लिखो। क्या लिखा है? ब्रूस्टर का नियम लिखो। ब्रूस्टर का नियम किसमें पढ़ा था आपने? ये दोनों में कॉमन है। ब्रूस्टर का नियम था ध्रुवण में, और हमने उसमें ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पे कोई प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, ये अध्रुवित प्रकाश है और ये ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, इसे आईपी कहते हैं। तो परावर्तित प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाती है। ये परावर्तित प्रकाश है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ये परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, पीपीएल माने पूर्णतया समतल ध्रुवित, और इसमें जो कंपन है प्रकाश तल के लंबवत तल में होते हैं। ये साधारण प्रकाश है, ऑर्डिनरी लाइट है। ये साधारण प्रकाश है, और ये कैसा है? ध्रुवित प्रकाश है। इसमें एक चीज और आती है, इसमें आती है कि फिर ब्रूस्टर का नियम क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में था ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर ने बताया था कि परावर्तक तल का जो अपवर्तनांक होता है ध्रुवण कोण के इस पज्या के समानुपाती होता है, बराबर होता है, म्यू बराबर tan आईपी, जहां आईपी क्या है? ध्रुवण कोण। जब आप ऐसे लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। फिर ऐसे ही, क्योंकि 1 नंबर का है तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसमें डायग्राम बना दोगे और ये लिख दोगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप देखो 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 2:3 है, इनकी तीव्रताओं का अनुपात बताओ। फिर से देखिए, 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 2:3 है, इनकी तीव्रताओं का अनुपात बताओ। ये दोनों में कॉमन है, क्या दिया हुआ है? देखो कि आयामों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2:3। कह रहा है तीव्रताओं का अनुपात बताओ, I1/I2 पूछ रहा है। बहुत आसान, अगर हम जानते हैं किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो वी कैन राइट I1/I2 बराबर A1² अपान A2²। तो A1/A2 कितना दिया हुआ है? 2/3। तो 2/3 का जब स्क्वायर करोगे आप तो सीधे सीधे आ जाएगा 4/9। क्या आ जाएगा? 4/9। तो इस तरीके से तीव्रताओं का अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही एक अगला सवाल है, 4000 एंगस्ट्रॉम। बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप देखेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा और संवेग निकालो। देखो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा और संवेग निकालो। तो हम जानते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम अगर उसकी तरंग दैर्घ्य दी हुई है तो इसकी ऊर्जा और संवेग निकालना है, एनर्जी कितनी होगी और मोमेंटम कितना होगा। तो एनर्जी का फार्मूला तो हमने बताया था, अगर ये एंगस्ट्रॉम में दिया है तो सीधे हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का तरीका यह है 12375/लैम्डा। लेकिन एंगस्ट्रॉम में ही लिखोगे आप तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो सीधे सीधे आप लिख दोगे 12375 अपान
ये एंगस्ट्रॉम में ही 4000 लिख दोगे तो 3.0 और इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाता है, इसमें कुछ करना नहीं है। और अगर आप जूल में निकालना चाहते हो तो जूल में निकालने का तरीका तो एक ही था कि आप फार्मूला पूरा एनर्जी वाला निकालो, hc/λ। h की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, लैम्डा की वैल्यू रखो, तब निकालो। मोमेंटम का कोई शॉर्टकट नहीं है, एनर्जी का तो शॉर्टकट है लेकिन मोमेंटम का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए तो फार्मूला आपको h/λ करना ही पड़ेगा और h की वैल्यू 6.67 10⁻⁻34 रखनी ही पड़ेगी और लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट करके रखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो आएगा उसका मात्रक जरूर लिखना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब आप यूनिट लिखोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन आता है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों में है, आर्किटेक्चर में भी है और कंप्यूटर में भी है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह बनाकर विभिन्न भागों को दर्शाओ। आइए देखें, एक तो हमसे कहा गया है पीएनपी बनाइए और दूसरा हमसे कहा गया एनपीएन बनाइए, दोनों ट्रांजिस्टर हैं और आपको बताया गया है कि इस तरीके से अगर मान लीजिए ये हमारा बेस होता है और ये हमारा एमिटर होता है और ये हमारा कलेक्टर होता है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है। वो पीएनपी और एनपीएन तो तीर की दिशा पे निर्भर करेगा, लाइक दैट। अब देखिए ये इमिटर वाला पार्ट है, ये बेस वाला पार्ट है और ये कलेक्टर वाला पार्ट है, तो हमें एरो की डायरेक्शन देखनी है। एरो हमेशा पी से एन की ओर होता है, तीर की जो दिशा होती है हमेशा पी से एन की ओर होती है। तो जब तीर आपका पी से एन की ओर है, यानी बेस हो गया आपका एन, तो जाहिर सी बात है बीच वाला जब एन हो गया तो इधर वाला पी हो गया, इधर वाला पी हो गया, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। एरो की डायरेक्शन क्या है? एरो की डायरेक्शन अगर बेस की तरफ है तो पीएनपी, और अगर बेस से इमिटर की तरफ है, देखो इसका मतलब ये पी रहा होगा, तभी तो पी से एन की ओर है, ये इमिटर वाले पार्ट की ओर है, तो इधर दोनों एन लगा दो, एनपीएन हो गया। तो कहने का मतलब इसमें पीएनपी और एनपीएन में बहुत आसान तरीका है बताने का कि एरो की डायरेक्शन क्या इंडिकेट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें दिखाना भी पड़ेगा विभिन्न भागों को। इसमें इंग्लिश में कलेक्टर कहते हैं, हिंदी में संग्राहक कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको उत्सर्जक कहते हैं। आप नाम लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है LASER का पूरा नाम लिखो। देखिए LASER लेसर का पूरा नाम, और हमने बताया था LASER, L से क्या हो गया? लाइट, एक से क्या हुआ? एम्प्लीफिकेशन, ये इंग्लिश का वर्ड है इसीलिए उसका पूरा नाम लिखते हैं एम्प्लीफिकेशन। फिर S का क्या हुआ? स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। E का मतलब क्या हुआ? इमिशन, और R का मतलब क्या हुआ? रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इधर से शुरू करते हैं, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का संवर्धन। इंग्लिश में तो लिखोगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेकिन जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में इधर से शुरू करते हैं, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन। देखो विकिरण ये हुआ, ऑफ के स्टिमुलेट माने उद्दीपित उत्सर्जन, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का संवर्धन, प्रकाश का संवर्धन या प्रवर्धन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। इसी लेजर से ही एक रिलेटेड है, ये दोनों में है कि संख्या उत्क्रमण को परिभाषित करो। देखिए संख्या उत्क्रमण को परिभाषित करो, संख्या उत्क्रमण को परिभाषित करो। तो हमने क्या बताया था? संख्या उत्क्रमण, अगर आप देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, हमने बताया था कि हर एक पदार्थ के परमाणु ग्राउंड स्टेट में रहते हैं जहां उनकी ऊर्जा नेगेटिव और बहुत ही कम होती है। जब इनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है, उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तो उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं।
वहाँ ये बहुत कम देर तक रुकते हैं, 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकते हैं और नीचे की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन नीचे की ओर लौटने में वो सीधे नहीं आ जाते, वहाँ एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, मित स्थायी ऊर्जा अवस्था, जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी कम होती है, उत्तेजित अवस्था की एनर्जी से थोड़ी कम होती है। तो यहाँ बहुत कम देर रुके, यहाँ से वो इसमें आ गए, इसमें वो बहुत देर तक रुकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अगर इसमें परमाणुओं की संख्या Nm है और यहाँ परमाणुओं की संख्या N0 है, तो उत्तेजित अवस्था माने मेटा स्टेबल स्टेट में जो परमाणुओं की संख्या है मूल अवस्था में परमाणुओं की संख्या से अधिक हो जाती है। इसे कहते हैं संख्या उत्क्रमण। कई बार आम के पेड़ से आम तोड़ो तो जो एक लकड़ी का डंडा होता है उससे हम तोड़ते हैं तो आम तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो लटक जाता है वहीं पे। हमने दूसरा फेंका, दूसरा भी पेड़ में लटक गया, तीसरा फेंका, ऊपर से गिरकर तीसरी नीचे की डाल में लटक गया। अब हमारे पास कोई डंडा नहीं है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहाँ पर जितने डंडे हैं सब लटके हुए हैं, लेकिन हमारे पास कम है, संख्या बहुत कम है, तो इसे कहते हैं संख्या उत्क्रमण। एक क्वेश्चन इसका और भी आता था कि नीचे से ऊपर पहुँचाने की जो प्रक्रिया थी उसे पंपन कहते थे। ये तो जानते ही हो कि जितने भी एटम है वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है तो कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। वहाँ वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के बाद नीचे की ओर लौटने लगते हैं। उन्हीं में वो कुछ मितस्थायी ऊर्जा अवस्थाओं या मेटा स्टेबल स्टेट में फंस जाते हैं, जहाँ पर वो कई घंटे, कई दिन, काफ़ी देर तक रह सकते हैं। तो जो आपके फ्लोरोसेंस मटेरियल हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि जब भी कोई फोटॉन इस मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर डिफरेंस वाला एनर्जी का फोटॉन निकालेगा। तो पहले में संख्या उत्क्रमण में बहुत ज़्यादा आंसर नहीं देना, पूरा लेजर में आएगा। नैनो पदार्थों की परिभाषा दो। कितना आसान सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नैनो पदार्थों की परिभाषा दो। नैनो नाम से ही लगा है नैनो पदार्थ। नैनो पदार्थ क्या होते हैं, जिनका आकार 10⁻⁹ मीटर के कोटि का होता है। तो जैसे पदार्थ का आकार बदलता है तो उनके गुण भी बदल जाते हैं। जैसे एक बड़ी चाक है, उससे हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। चाक को अगर हम तोड़ दें तो भी हम बोर्ड पे लिख सकते हैं, और तोड़ दें तो और भी बोर्ड पे लिख सकते हैं। लेकिन इतना छोटा साइज अगर है और हमसे कहा जाए उससे बोर्ड पे लिखो तो वी कैन नॉट राइट ऑन दी बोर्ड। कहने का मतलब है पदार्थ का आकार उसके गुणों को प्रभावित करता है। तो जब वो नैनोमीटर के कोटि का आ जाता है तो उसके गुण बदल जाते हैं। सोना है, सोना ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब उसे हम नैनो अवस्था में लाते हैं तो द्रव बन जाता है। ऐसे ही तांबे की सीट है, तांबे कॉपर की सीट है, कॉपर की जो सीट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लेकिन जब हम नैनो लेयर बना देते हैं, बहुत पतली सीट बना देते हैं तो ट्रांसपेरेंट बन जाती है, जैसे कांच ट्रांसपेरेंट होता है। तो नैनो पदार्थ का मतलब ही है कि पदार्थ का आकार बदलने से, साइज बदलने से उसके गुणधर्म भी बदल जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, यही लिखना है कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है नैनो पदार्थ कहलाते हैं, और साधारण अवस्था में जो इनके गुणधर्म होते हैं, नैनो अवस्था में इनके गुणधर्म बिल्कुल अलग हो जाते हैं। देखिए इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है और वो हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसी एक नंबर के ही चले तो एक नंबर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। एक नंबर में पूछा गया है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। तो प्रकाश का व्यतिकरण ये है कि थोड़ा सा ये मालूम है आपको, आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो प्रकाश तरंगें जो कि कला संबद्ध हैं एक साथ एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर वे समान कला में मिलती हैं और किसी बिंदु पर वे विपरीत कला में मिलती हैं। जहाँ पर दोनों के श्रृंग मिलें या दोनों के गर्त मिलें, क्रेस्ट मिलें या ट्रफ मिलें, तो वहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता भी अधिकतम होती है। ये इसकी तीव्रता के आयाम जब अधिकतम है तो तीव्रता भी अधिकतम हो गई। तो यहाँ पर समान कला में मिलना कहा जाता है, समान कला में मिलना। लेकिन एक का क्रेस्ट और अगर दूसरे के ट्रफ से मिले तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव की तीव्रता इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है। यहाँ तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, चाहे ये कहो या ये कहो, लेकिन यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो आपको सब पढ़ाया जा चुका है, जब कोई दो प्रकाश तरंगें, कला संबंध कहना बहुत जरूरी है, एक वर्णी भी कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक वर्णी कहोगे, कला संबद्ध कहोगे, और जिनके की आयामों में थोड़ा अंतर कहोगे, आयामों में थोड़ा अंतर, तो ऐसी दो प्रकाश तरंगें जिनके की आयामों में थोड़ा अंतर है, एक वर्णी है और कला संबद्ध हैं, एक साथ एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं, तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर वे समान कला में मिलती हैं, अर्थात एक का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से या एक का गर्त दूसरे के गर्त से मिलता है। वहां पर कहा जाता है तरंगें समान कला में मिलती हैं, और वहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होती है। परंतु ऐसे बिंदुओं पर जहां वे विपरीत कला में मिलती हैं, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिलता है, वहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो यही अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं का प्राप्त होना ही व्यतिकरण कहलाता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो आप दीजिए उससे अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे नहीं फिर उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुरणन काल से क्या समझते हो, परिभाषित करो। अनुरणन काल, रिवर्बरेशन टाइम, बहुत अच्छा है, हमने खूब बताया है। अनुरणन काल, अनुरणन काल को सैबाइन ने दिया था। सैबाइन ने क्या कहा था कि 1.65 V अपान सिग्मा ऑफ AS, यानी किसी कमरे में अगर कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो बहुत सारी सतहों से परावर्तित होती है, छत से होती है, दीवालों से होती है, फर्श से होती है, और हर बार परावर्तन के उपरांत उसकी तीव्रता कुछ न कुछ कम हो जाती है। पता चला कि आपने आई तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कर दी, वो टकरा रही है बार बार छत से, दीवार से, फर्श से, और उसकी तीव्रता हर बार घटती जा रही है, तो तब तक वो उसमें सुनाई देती रहेगी जब तक उसकी तीव्रता इतनी नहीं हो जाती 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसे कहते हैं मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, न्यूनतम सुनी जा सकने योग्य तीव्रता का स्तर। जब इतनी हो जाएगी तो सुनना बंद हो जाएगा। तो इतनी देर तक कहने का मतलब कमरे में ध्वनि गूंजती रहेगी, तो उसे गुंजन काल या अनुरणन काल भी कहते हैं, इसे गुंजन काल भी कहते हैं। तो किसी कमरे में उत्पन्न की गई ध्वनि के गूंजने का समय जब तक कि वो न्यूनतम तीव्रता के स्तर तक नहीं पहुंच जाती, गुंजन काल या अनुरणन काल कहलाता है। और इसका सूत्र ये होता है, जहां V है कमरे का आयतन और सिग्मा ऑफ AS कुल अवशोषण है, कमरे की सतहों द्वारा कुल अवशोषण, कमरे की सतहों का कुल अवशोषण। कुल इसलिए कहा क्योंकि जो सतह चिकनी होगी और कठोर होगी वो अवशोषित कम करेगी, जो सतह खुरदुरी होगी, हल्की होगी, वो अवशोषित ज़्यादा करेगी। कच्ची दीवारें ज़्यादा अवशोषित करती हैं ईंटों के दीवारों की तुलना में।